तो पे ऑफ चार्ट क्या होता है? फ्यूचर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। तो पे ऑफ ऑन अ पोजीशन इज लाइक प्रॉफिट और लॉस दैट वुड एक्यूर टू मार्केट पार्टिसिपेट विथ चेंज इन प्राइस। जित अगर अपन फ्यूचर बाय करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज होता है, ठीक है, टिल एक्सपायरी, ठीक है। तो पे ऑफ डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट ऑन एक्स एक्सिस। तो याद रखिएगा, एक्स एक्सिस में प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स आता है और वाई एक्सिस में प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ठीक है। एक्स मींस प्राइस, वाई मींस प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर कैसा होता है? क्योंकि अगर आप लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो पोजीशन, अनलिमिटेड प्रॉफिट या अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल होती है फ्यूचर में, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है? लीनियर पे ऑफ होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। फ्यूचर पे ऑफ, देखिए, अगर एज अ लॉन्ग फ्यूचर आपने किया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, अंडरलाइंग असेट्स को अगर आपने बाय किया है, तो मान लीजिए उसका स्टॉक का प्राइस है 100, ठीक है, अपन ने लॉन्ग किया है 100 में, ठीक है, और लॉन्ग किया अपन ने, तो अगर 100 एक्सपायरी के दिन भी 100 ही रहा तो अपने को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन जितना नीचे जाएगा उतना अपने को लॉस होगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतने अपने को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बोलते तो हैं कि अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन लॉस मैक्सिमम 0 तक ही होता है, ठीक है। प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लेकिन बोला ऐसे जनरल जाता है, ठीक है। तो ये लीनियर पे ऑफ, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या है, वाई में क्या है, बता, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्स में है प्राइस, ठीक है। तो देखिए, ये प्राइस है अनलिमिटेड प्रॉफिट और ये इधर है अनलिमिटेड लॉस, ठीक है, लीनियर पे ऑफ। सेम शॉर्ट फ्यूचर में जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना अपना प्रॉफिट है, जितना ऊपर जाएगा उतना अनलिमिटेड लॉस है अपने को, ठीक है। तो इसका देखिए कैसा है, अनलिमिटेड लॉस और इधर होगा प्रॉफिट, ठीक है। फ्यूचर प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है? तो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। जैसे देयर इज नो सिंगल वे टू प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि डिफरेंट असेट हैव डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और कैश फ्लो पैटर्न, ठीक है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू डिजाइन अ सिंगल मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट यूज डिफरेंट मॉडल फॉर प्राइसिंग फ्यूचर। एक होता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, सेकंड होता है एक्सपेक्टेशन मॉडल, ठीक है। टू पॉपुलर मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग। कॉस्ट ऑफ कैरी फॉर फ्यूचर प्राइसिंग कैसे होता है? कॉस्ट ऑफ कैरी को ऑल्सो नोन एज नो आर्बिट्राज मॉडल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को क्या कहते हैं? और नो आर्बिट्राज मॉडल। दिस मॉडल एज्यूम दैट इन इफिशियंट मार्केट, अगर मार्केट बहुत इफिशियंट है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वहां होगी ही नहीं, यानी कि फेयर प्राइस में ही ट्रेड होगा, कोई मिस प्राइसिंग नहीं होगी वहां पे, आर्बिट्राज होगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो इन अदर वर्ड, द मोमेंट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन द मार्केट ड्यू टू मिस प्राइसिंग इन द असेट प्राइस एंड इट्स रेप्लिका। तो क्या होता है मिस प्राइसिंग से? क्या होता है, आर्बिट्राजर क्या होते हैं, स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लेना फ्रॉम देस मिस प्राइसिंग, ठीक है। तो क्या होता है, जब और कब तक लेते हैं वो? जब तक वो मिस प्राइसिंग का जो गैप है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप एंटर कर रहे हो फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और आप क्रिएट कर रहे हो सिंथेटिक फॉरवर्ड या फ्यूचर पोजीशन। कैसे सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट किया जाता है? बाइंग द स्टॉक इन द कैश, ठीक है। आपने बाय किया इन द मार्केट
और फ्यूचर के डेट तक आपने उसको कैरी किया, ठीक है। तो प्राइसिंग ऑफ एक्वायरिंग असेट्स बाय फ्यूचर डेट, ठीक है। तो पहला होता है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग असेट्स फ्रॉम द टुडे टू फ्यूचर डेट, ठीक है। तो इफ प्राइस आर नॉट द सेम, अगर यहां पे स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी अपन निकालते हैं तो जो प्राइस आता है वो फ्यूचर प्राइस के इक्वल होता है। अगर उसके इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, यहां पे आर्बिट्राज ट्रिगर होगा। और कब तक होगा, जब तक मार्केट में दोनों अलाइन ना हो जाए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सर क्रिएटिंग वन सेकेंड, सिंथेटिक, सर वन सेकेंड यस यस, एक्सप्लेन सर, कैन, एक्सप्लेन। देखिए, या मैंने स्पॉट प्राइस में एक शेयर को खरीद लिया और उसको आने वाले 1 साल तक मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, मैंने अपने पास रखा रहा, या 1 मंथ के लिए भी रखा उसको, ठीक है। तो वो जब तक मैंने अपने पास रखा तो कॉस्ट ऑफ कैरी लगता है, ठीक है। मीन्स मार्केट का ये मानना है कि वो पैसा मैंने बोरो किया था 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैरी होगा। और स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी इक्वल टू फ्यूचर प्राइस ये माना जाता है, ठीक है। तो जी जी कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग सिंथेटिक फ्यूचर मीन्स कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन इज द फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कैश में उसको खरीदा और फ्यूचर डेट तक उसको होल्ड किया, तो क्या प्राइस आ रहा है और मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सम ऑफ द स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट एंड कॉस्ट ऑफ कैरी द असेट फ्रॉम टुडे अंटिल डिलीवरी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरी, अब फिनेंशियल असेट्स में क्या क्या चीजें आती है, लाइक ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कस्टोडियल चार्ज, फिनेंशियल कॉस्ट। कमोडिटीज में क्या क्या रहते हैं, वेयर हाउसिंग कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। तो इसको याद रखिएगा, यहां से एग्जांपल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, कि मैंने 62,130 में मैंने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा। उसको कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस को कैलकुलेट करने के बाद 100 रुपीज एक्स्ट्रा मुझे चार्ज देना पड़ा, ठीक है। तो 3 मंथ के बाद का जो एक्सपेक्टेड गोल्ड का प्राइस है वो होता है 62,230। लेकिन 3 मंथ का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का वो ट्रेड हो रहा है 62,280। मीन्स यहां पे डिफरेंस है 50 रुपीज का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वन शुड अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन द गोल्ड मार्केट बाय बाइंग अ गोल्ड इन द कैश मार्केट, ठीक है। मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा कैश मार्केट में और सेल करूंगा 3 मंथ गोल्ड फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर 3 मंथ के गोल्ड फ्यूचर का रेट 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिखा रहा है, मीन्स मिस प्राइस है, ठीक है। फेयर प्राइस पे वो ट्रेड नहीं हो रहा है, तो मैं उसको सेल करूंगा और कैश में उसको बाय करूंगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? ये समझिएगा कि मिस प्राइसिंग दिखा रहा है 50 रुपीज का, वो भी फ्यूचर में। तो मैं क्या करूंगा, मिस प्राइस जहां पे दिखा रहा है एक्स्ट्रा उसको मैं सेल करूंगा और कैश में बाय कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, बोरो किया है मनी टू टेक अ डिलीवरी ऑफ गोल्ड इन कैश मार्केट, और मुझे होल्ड करना है 3 मंथ के लिए। तो डिलीवरी इन द फ्यूचर मार्केट ऑन द एक्सपायरी ऑफ आवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट रिसीव ऑन सेटिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुड बी यूज टू रिपे द फाइनेंशियल फॉर आवर परचेज। तो नेट प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है, 50, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, ठीक है। तो ये 50 रुपीज में से कुछ पैसे मैं जो जो मैंने उधार लिए उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं दे दूंगा, फिर भी मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए अब कैश यहां पे समझिएगा कि आर्बिट्राज कंटिन्यू जब तक प्राइस जो होता है कैश एंड फ्यूचर का वो अलाइन ना हो जाए, या दोनों का फेयर फेयर प्राइस के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। इफ फ्यूचर प्राइस इज मोर देन द फेयर फ्यूचर प्राइस, ठीक है,
फ्यूचर का प्राइस फेयर फ्यूचर प्राइस से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ठीक है, वो कब तक चलेगा? जब तक प्राइस मार्केट में अलाइन ना हो जाए। ठीक है, फ्यूचर प्राइस मोर देन फेयर फ्यूचर प्राइस तो उसको कैश एंड कैरी आर्बिट्राज बोलेंगे। ठीक है, सपोज फ्यूचर प्राइस इज लेस देन फेयर फ्यूचर प्राइस तो उसको बोलेंगे रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट विल स्टार्ट बाइंग गोल्ड इन फ्यूचर एंड सेल गोल्ड इन कैश मार्केट, अगर रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज अपने को करना है तो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नो आर्बिट्राज। Cost component of future transaction like margin, transaction cost, taxes create distortion and move the market away from equilibrium. ठीक है, तो there is cost component create no arbitrage bound in the market. If the future price is within this bound around the fair future price, arbitrage will not take place. ठीक है, फ्यूचर प्राइस फेयर फ्यूचर प्राइस के इक्वल होगा तो कोई आर्बिट्राज वहां पे नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, in other words, because of friction in the market for arbitrage to get triggered, it is important for future price to fall outside no arbitrage bound. ठीक है, तो फेयर प्राइस के अंडर में है तो वहां पे अपने को कोई आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कोई अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, नो आर्बिट्राज एवरी कंपोनेंट ऑफ carrying cost contribute toward widening to though no arbitrage bound. We should appreciate the wider no arbitrage bound further market are from the equilibrium. इसका ये मतलब है कि मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम ही रहना चाहिए। फेयर प्राइस चाहे फ्यूचर का हो चाहे कैश में हो, वो हमेशा फेयर, अगर ट्रेड डील हो रही है, ट्रेड हो रहा है तो कोई आर्बिट्राज नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को थोड़ा इनफ्लो ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड इसमें समझते हैं कि क्या कैश फ्लो इनफ्लो होता है, जैसे डिविडेंड ऑन इक्विटी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, आपने कैश में उसको होल्ड करके रखा तो उसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा, अगर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को आपने होल्ड करके रखा है तो वहां पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जो इनफ्लो होता है वो कॉस्ट ऑफ कैरी से माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैरी 6 रुपीज है और वहां पे डिविडेंड 2 रुपीज मिला तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी 4 रुपीज हुआ। मैथमेटिकल टर्म में होता है एफ इक्वल टू एस अंडरस्कोर 1 + r - q का पावर टी। तो एफ फेयर प्राइस हुआ, एस हुआ स्पॉट प्राइस, क्यू हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड टी एंड आर इज द कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करना है तो एफ इक्वल टू एस सी आर माइनस क्यू, ये पावर में है ना, एस ई का पावर आर माइनस क्यू इंटू टी। ठीक है, यहां से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है लेकिन इसको समझना जरूरी है कि बस ये समझ जाइए कि फेयर प्राइस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आजकल तो मैनुअल अवेलेबल होता है। ठीक है, कैलकुलेशन तो सभी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऑटोमेटिक अपने को दिखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी अगर समझ में आ गया, रिवर्स कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है, कैश एंड कैरी, रिवर्स कैश एंड कैरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछता है कई बार। एजम्पशंस क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में, क्या एज्यूम करना पड़ता है? जो अंडरलाइंग असेट्स है वो कैश में भी अवेलेबल है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इन अंडरलाइंग असेट्स आर सीजनल नहीं है। ठीक है, होल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अंडरलाइंग असेट जो इजी है और फीजिबल है। अंडरलाइंग असेट कैन बी सोल्ड शॉर्ट, यानी कि अंडरलाइंग असेट को आप शॉर्ट भी कर सकते हो और वहां पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, assumption that underlying assets is available in abundance in the cash market। इसका क्या मतलब है कि हम जितनी यूनिट चाहे उतनी बाय और सेल कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी को बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये assumptions कहाँ वर्क नहीं करता है,
जो सीजनल डिमांड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाईज होती है, वहां पे काम नहीं करता है। द प्राइस ऑफ सीजनल असेट्स स्पेशली कमोडिटीज, यहां पे क्वांटिटी आपको मनचाही बाय और सेल करने में नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा, अंडरलाइंग असेट्स इज नॉट स्टोरेबल। तो असेट्स को आप इजिली स्टोर नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ जो स्टॉक है जिसको आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते, सोल्ड शॉर्ट, कैश में शॉर्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर में आप कर सकते हैं, कैश में नहीं कर सकते। तो ये भी एक कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एजम्पशन लेना पड़ता है अपने को कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कन्वीनियंस यील्ड। ये बहुत बहुत इजी है, इसके नाम पे मत जाइएगा। ठीक है। तो क्या होता है, फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पॉट प्राइस प्लस कैश कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। ठीक है। तो लेट अस टच अपॉन वन मोर कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर, कन्वीनियंस यील्ड। ठीक है। अपन ने पहले देखा इनफ्लो में भी द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। ठीक है। सम टाइम इनफ्लो में भी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल इनफ्लो का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स मींस वैल्यू perceived by market participant by holding the assets, मींस जिसको अपन एक सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो काला बाजारी जिसको बोलते हैं ना, कि अपन ने उसको स्टोर करके रख लिया। ठीक है। बहुत ज्यादा स्टोर करके रख लिया, उसके कारण प्राइस फ्लक्चुएट हो जाती। ठीक है। अगर उसको सिंपल एक लैंग्वेज है समझाने के लिए मैंने आपको ये वर्ड यूज किया है। लेकिन क्या होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर आया, फ्लड आया, ठीक है, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो क्या होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रेन, वेजिटेबल, एनर्जी प्रोडक्ट को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और ह्यूमन की टेंडेंसी क्या होती है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर करते हैं, जितनी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा भी वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। इफ एवरी पर्सन बिहेव इन सिमिलर वे, तो क्या होता है, सब हर एक इंसान वैसा बिहेव करता है तो सडनली डिमांड क्रिएट हो जाता है अंडरलाइंग असेट्स का कैश मार्केट में, जिसके कारण अंडरलाइंग प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इसको कहते हैं कन्वीनियंशियल। मैक्सिमम ये कमोडिटीज में ही होता है, ग्रेन, वेजिटेबल, एनर्जी प्रोडक्ट कमोडिटीज में ही होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कन्वीनियंस यील्ड किस में काम करता है, तो अपने को क्या आंसर देना है, कमोडिटीज में। ठीक है। देखिए यहां लिखा भी है कन्वीनियंस यील्ड फॉर कमोडिटीज इज लाइकली टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है आप कब तक उसको होल्ड करके रखते हो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें जल्दी खराब हो जाती है, उसको आप ज्यादा समय तक होल्ड भी करके नहीं रख सकते हो। ठीक है। Convenience yield sometime may dominate the cost of carry, which lead future to trade as discount to the cash market. ठीक है। और रिवर्स आर्बिट्राज इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज नो वन लैंड ट्रेडर द सेट टू सेल शॉर्ट इन द कैश मार्केट। तो कन्वीनियंस यील्ड क्या होता है कि कमोडिटीज में क्या होता है, उसमें रिवर्स आर्बिट्राज आप नहीं कर सकते क्योंकि उसको आप कैश में शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए तो कैश एंड कैरी मॉडल ब्रेक डाउन एंड कैन नॉट अप्लाई फॉर प्राइसिंग द अंडरलाइंग असेट्स। ओके। एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, पहला कैश एंड कैरी देखा था अपन ने, अब एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, it is not the relationship between spot and future but the expected spot and future price which move the market, especially in the case asset cannot be sold short, जिसको सोल्ड नहीं कर सकते शॉर्ट में और स्टोर नहीं कर सकते। तो फ्यूचर प्राइस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑफ असेट इन द फ्यूचर। ठीक है। फ्यूचर प्राइस क्या होगा कि स्पॉट प्राइस का क्या आने वाले टाइम में क्या प्राइस हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो दिस वाई मार्केट पार्टिसिपेंट वुड एंटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड दे प्राइस द फ्यूचर बेस्ड अपॉन देयर एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है। फ्यूचर उसके कारण ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम या डिस्काउंट में ट्रेड होने लगता है टू द स्पॉट प्राइस। ठीक है। फ्यूचर प्राइस मार्केट पार्टिसिपेंट को इंडिकेट करता है कि एक्सपेक्टेड डायरेक्शन जो है वो स्पॉट प्राइस में फ्यूचर में बहुत बड़ा आने वाला है। ठीक है।
तो फ्यूचर प्राइस अगर स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, ठीक है, ऑफ अंडरलाइंग असेट, तो इसको कहते हैं कॉन्टेंगो मार्केट, ठीक है। फ्यूचर प्राइस हाई है एज कंपेयर टू स्पॉट प्राइस, तो इसको बोलेंगे कॉन्टेंगो मार्केट, ठीक है। फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से लोअर है तो उसको बोलते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो पक्का होता ही है कि कॉन्टेंगो या बैकवर्डेशन पूछता है, ठीक है। अब प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस सर ऑन द एक्सपायरी। यस यस में सर यस। या सर, जैसे अभी आपने बात की है कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन, हाँ तो कॉन्टेंगो हो गया जो फ्यूचर प्राइस है वो एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा हो गया एज कम्पेयर फ्यू टू स्पॉट प्राइस। हाँ तो सर हाँ। इस हाँ सर, ठीक। तो इस केस में मार्केट का व्यू क्या रहता है, मतलब आपके मतलब ये अपार्ट फ्रॉम योर प्रीमियम दिस प्रीमियम में काम टॉपिक का करेगा। प्रीमियम में काम करेगा, हाँ मार्केट का मूड क्या रहता है सर, इससे हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव बुलिश है ये क्या है सर। पॉजिटिव। अगर अच्छा, फ्यूचर अब पॉजिटिव है, फ्यूचर प्राइस हाई है, इसका क्या मतलब है कि आने वाले टाइम में हो सकता है स्पॉट प्रीमियम प्राइस है। भी प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, मींस पॉजिटिव। डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है मींस ओके, निगेटिव, ठीक है। लेकिन मार्केट को केवल थ्योरेटिकल इस पार्ट से नहीं देख सकते, ये केवल एक एक डायरेक्शन बता सकता है, एक प्रोबेबिलिटी यहां से भी बन सकती है बस, ठीक है। कई बार क्या होता है क्योंकि कि सर कुछ मैंने लोग, देखा है जनरली, हाँ जी हेलो, जनरली जो है फ्यूचर प्राइस जाती रहती है, हाँ सर ज्यादा ही रहती है फ्यूचर प्राइस, मैंने हाँ देखा है हाँ जो मार्केट में। एक्चुअली मैं हाँ फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, तो हाँ हाँ मैंने देखा है कि 90% केसेस में वो हाँ। वही रहता है कि मतलब एक्स्ट्रा प्राइस रहती है इसकी फ्यूचर की, प्रीमियम प्रीमियम में ट्रेड होते हैं। तो इसलिए हाँ और प्रीमियम में बिक रहा है सर हाँ, फ्यूचर। उसमें कुछ स्टॉक डिस्काउंट में भी ट्रेड होते हैं। जब मार्केट क्या है कि जब अपन लास्ट 5-6 साल से देख रहे हैं तो मार्केट बुलिश ज्यादा है, इसलिए प्रीमियम कई बार क्या हम्म, होता है कि अपने को केवल प्रीमियम में दिख रहे हैं स्टॉक्स। जब बियरिश आएगा ना तो आपको डिस्काउंट में भी दिखेंगे, डिस्काउंट में भी दिखता है, यस, कई बार होता है। लेकिन इससे बहुत अच्छा मार्केट का व्यू पता चलता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में वॉल्यूम ज्यादा पता है, चलता है, हाँ, फ्यूचर में यस ओपन यस, इंटरेस्ट पर्टिकुलर ज्यादा है, फ्यूचर में हाँ फिर हम्म, फ्यूचर में आपका ओपन इंटरेस्ट के अलावा आपका प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम तो हो गया सर। बहुत सारी चीजें अपने को प्रेडिक्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, ये लेकिन ये वर्ड याद रखिएगा, कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन, ये काम तो आपको मार्केट में नहीं आएगा कि किसी को आप बोलोगे कि कॉन्टेंगो चल रहा है कि बैकवर्डेशन। अपन प्रीमियम या डिस्काउंट ही बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक्सपेक्टेड फॉलिंग मार्केट, एक्सपेक्टेड राइजिंग मार्केट, ठीक है। तो प्राइस डिस्कवरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्राइस डिस्कवरी क्या होती है। एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे मई 2024 में इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड हो रहा है 22,308, ठीक है, ऑन मई 14, 2024। इसका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, इट मीन्स दैट on May 14 market expected the spot index to settle on 22,308 at the closer, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन, ठीक है। द पॉइंट इज दैट एवरी पार्टिसिपेंट इन मार्केट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द स्पॉट इंडेक्स लेवल एट सिंगल पॉइंट इन द टाइम। हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि मार्केट इस पॉइंट में क्लोज होगा, उस पॉइंट में होगा, यहाँ पे होगा, वहां होगा, ठीक है। एट द क्लोजर ऑफ मार्केट ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो थर्सडे होता है, द रिजल्ट इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ स्पॉट एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। फ्यूचर प्राइस आर एसेंशियल एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट। फ्यूचर में कहां चल रहा है, देखिए, एक्सपायरी तो कहां पे होती है, सेटल तो कैश मार्केट के ही प्राइस में सेट होगा ना। अगर उससे जितना भी डिफरेंस है फ्यूचर एंड
कैश मार्केट में, तो वो डिफरेंस क्या होता है, एक्सपायरी तक जीरो हो जाता है, अपन ने क्लास क्लास में देखा ही है। ठीक है, उनका जो डिफरेंस होता है वो जीरो नील हो गया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। तो ये भी एक तरीका होता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने का। ठीक है, फ्यूचर मार्केट इसमें भी। तो यूज ऑफ फ्यूचर, फिर आ गया वही सेम थिंग्स कि हेजर्स कैसे यूज करते हैं, स्पेक्यूलेटर्स और आर्बिट्राजर्स। तो हेजर्स क्या कौन होते हैं, जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, कॉरपोरेट, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट, बैंक, गवर्नमेंट। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट को क्यों यूज करते हैं, टू हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल सच एज इंटरेस्ट रेट, शेयर वैल्यू, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट, कमोडिटीज प्राइस। ठीक है, द क्लासिक एग्जाम्पल इज द फार्मर हु सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू लॉक द प्राइस ऑफ डिलीवरिंग अ क्रॉप ऑन फ्यूचर डेट। तो फार्मर क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं कि अपने क्रॉप को के प्राइस को वो लॉक कर सकें। ठीक है, और बायर कौन होते हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, जो अपना प्राइस को भी फिक्स करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आने वाले टाइम में क्रॉप का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर काहे के लिए करते हैं, अनदर एग्जांपल क्या है, इन्वेस्टर विथ अ डाइवर्सिफाई इक्विटी पोर्टफोलियो। अब उनको लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तो वो क्या करते हैं, टेम्पररी करेक्शन आ सकता है, तो वो इंडेक्स फ्यूचर को सेल करते हैं। अब इंडेक्स फ्यूचर को कैसे सेल करते हैं, ये हम लोग आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, फिर ट्रेडर का क्या काम है, ट्रेडर का काम तो बहुत इजी है कि अपन देखते हैं मार्केट को, अपन कंटिन्यू, चाहे फिनेंशियल असेट्स हो चाहे कमोडिटीज हो, उसको हम कंटिन्यू वॉच करते रहते हैं। और एक समय आता है ना कि अपने को लगता है कि नहीं, यहां से अपने को बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। और फ्यूचर ट्रेडर को क्या होता है, छोटे से मार्जिन देकर, 10% मार्जिन देकर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेते हैं। अगर उनके डायरेक्शन के अनुसार मार्केट गया तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा और बहुत बड़ा लॉस होगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वालों को हमेशा याद रखना है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस, ये उनके दोनों उनके साथ होता है, यानी कि प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है तो लॉस भी बहुत बड़ा होने की संभावना होती है। ठीक है, आर्बिट्राजर अपन ने अभी देखा। आर्बिट्राजर क्या होता है कि मिस प्राइसिंग से रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाते हैं। साइमल्टेनियसली वो बाय करते हैं ट्रेडर्स चीपली इन वन लोकेशन, यानी कि बहुत सस्ते में एक जगह बाय किया और साइमल्टेनियसली उसको सेल कर दिया एट हायर पर। ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो, ये जो मिलता है ना आर्बिट्राज, ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय तक बना रहता है, बहुत छोटे समय के लिए मिलता है। ठीक है, जल्दी से वो बाय करते हैं और सेल करते हैं, सेल करके बाय कर देते हैं, बाय सेल बाय सेल, सेल और बाय, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्री मेजर प्लेयर होते हैं डेरिवेटिव में, हेजर्स, ट्रेडर एंड आर्बिट्राजर। हेजर्स का जो रिस्क होता है वो हाई होता है, नहीं, हेजर्स क्या करता है, अपना रिस्क को हेज करता है। ट्रेडर उस रिस्क को टेकता है, यानी कि कैच करता है। ठीक है, और आर्बिट्राज क्या करता है कि इफिशिएंट लिंक बिटवीन डिफरेंट मार्केट, यानी कि दोनों के प्राइस में जो मिस प्राइसिंग उसको वो कैच करता है। ट्रेडर क्या करता है, नेकेड पोजीशन लेता है फ्यूचर मार्केट में, क्योंकि उनके पास तो कोई पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं इन वेरियस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल इन मार्केट। कैपेसिटी ऑफ डेरिवेटिव मार्केट टू एब्जॉर्ब बाइंग और सेलिंग बाई हेजर्स, जो कैपेसिटी होती है डेरिवेटिव मार्केट की बाइंग और सेलिंग बाई हेजर्स, वो डिपेंड करती है कि वहां पे कितने ट्रेडर्स अवेलेबल। ठीक है, तो काउंटर पार्टी टू हेजर्स कौन होता है, ट्रेडर। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेडर फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव मार्केट, वो डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर तीनों। अब देखिए,
फिर क्या है, यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू हेजर एंड ट्रेडर्स, एक लिंक होता है स्पॉट एंड डेरिवेटिव का, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हंट करते हैं प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, अक्रॉस द मार्केट प्रोडक्ट, और जहां उनको मौका मिलता है वो प्रॉफिट बना लेते हैं, और उनका जो प्रॉफिट होता है रिस्क फ्री होता है। जैसे एक एग्जांपल है कि एक मार्केट अंडरलाइंग असेट का प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है 100, मई फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है 110, लॉट साइज है 50, ठीक है, ये तो है। तो फ्यूचर प्राइस चल रहा है 10 रुपया महंगा, ठीक है, यहां पे दिख रहा है कि 10 रुपए ज्यादा है। तो क्या करेगा आर्बिट्राजर, क्या करेगा, कैश में उसको बाय कर लेगा और फ्यूचर में उसे सेल कर देगा 110 में, तो उनको प्रॉफिट होगा 10 रुपीज, ठीक है, एज हिज प्रॉफिट ऑन ईच शेयर, ठीक है। दोनों के प्राइस में डिफरेंस है 10 रुपए का, तो उस 10 रुपए को लेने के लिए मार्केट आर्बिट्राजर क्या करता है, कैश मार्केट में 100 में बाय करता है और फ्यूचर में 110 में सेल कर देता है। अब एक्सपायरी वाले डेट क्या होता है कि अंडरलाइंग असेट का प्राइस हो जाता है 108, तो कैश में उन्होंने बाय किया था तो वहां पे प्रॉफिट हो गया 10 रुपए, 8 रुपए, फ्यूचर में उन्होंने सेल किया था तो यहां पे प्रॉफिट हुआ 2 रुपए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपया, पर लॉट प्रॉफिट हुआ 500। सपोज एक्सपायरी वाले दिन मार्केट चला जाता है 95, तो कैश मार्केट में उनको लॉस कितना हो रहा है 5 रुपीज, और फ्यूचर में उन्होंने सेल किया था तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 15 रुपीज, तो तब भी उनको पर लॉट प्रॉफिट कितना हो रहा है 500 पर लॉट। अब इस कहानी में अपन ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इसको कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहां से न्यूमेरिकल थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। ओके, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, लगता है सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एग्जाम में अपना मकसद होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और 200 पेज में जितनी डिटेल, जितने अच्छे से एनआईएसएम की वर्कबुक में फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझाया गया है, इसको करने के बाद आपको कहीं इस इवन की इस 10 दिन के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको ऑप्शन से रिलेटेड कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। सेकंड, अगर आप कोई वेबिनार्स आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट इतना ब्रॉड है, बहुत से लोग हैं जो वेबिनार्स भी लगाते हैं ऑप्शन से रिलेटेड, ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या आप बोलना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, इतनी वो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं कि अपने को समझ नहीं आता, ठीक है। तो टेक्निकल वर्ड्स समझना, या ये भी समझ में आएगा कि भाई सामने वाला जो अपने को टीच कर रहा है, जो समझा रहा है, वो कितने पानी में, उसको खुद को कितना नॉलेज है, ये भी समझ में आएगा, ठीक है, कि मार्केट में कितने नॉलेजेबल लोग हैं, ठीक है। तो आर्बिट्राज में क्या रिस्क होता है, आपको साइमल्टेनियसली बाय एंड सेल करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक लेग से आप निकल गए दूसरे लेग से निकले ही नहीं। और सेकेंड चीज, आर्बिट्राज ऐसे जगह नहीं कर सकते जो लिक्विड ना हो, ठीक है, इनलिक्विड पोजीशन में आप आर्बिट्राज करेंगे तो भी फंस सकते हैं आप, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखें। यूज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर, इक्विटी डेरिवेटिव में इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑन कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क विच इज इनहर टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। तो इंडेक्स फ्यूचर का यूज कहां पे होता है, प्राइस रिस्क इज द प्राइस मूवमेंट ऑफ असेट हेल्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट इज अनफेवरेबल डायरेक्शन। तो प्राइस रिस्क कैसे होते हैं, मार्केट में दो टाइप के रिस्क होते हैं, पहला होता है स्पेसिफिक रिस्क और अनसिस्टेमेटिक।
या सेकंड होता है मार्केट रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। तो अनसिस्टमेटिक या स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है कि स्पेसिफिक या अनसिस्टमेटिक समझिए कि वो किसी एक कंपनी से रिलेटेड न्यूज होगी या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज होगी, ठीक है। स्पेसिफिक इंक्लूड द रिस्क ऑफ फॉल इन स्टॉक प्राइस ड्यू टू स्ट्राइक बाई फैक्ट्री वर्कर। अगर किसी कंपनी के फैक्ट्री वर्कर स्ट्राइक में चले जाएं तो पूरा मार्केट नहीं गिरेगा, वो कंपनी के स्टॉक गिरेंगे बस। किसी कंपनी का सेल डाउन हो जाए, प्रॉफिट अप हो जाए, कोई मैनेजर है बहुत बड़ा, सीईओ चेयरमैन है, वो अचानक से कंपनी छोड़ दे, रिजाइन दे दे, तो उससे मार्केट को रिस्क नहीं होगा, ठीक है। मार्केट को रिस्क नहीं होगा, पर्टिकुलर कंपनी को। इसलिए इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रिस्क। स्पेसिफिक है, अनसिस्टमेटिक। इसको अनसिस्टमेटिक रिस्क को अपन रिड्यूस कर सकते हैं बाय डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है सिस्टमेटिक रिस्क या मार्केट रिस्क। ये नॉन डाइवर्सिफिएबल पोर्शन है, ठीक है। जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट अचानक से डेप्रिसिएट हो गया या इंक्रीज हो गया, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी है गवर्नमेंट की, कोई वॉर हो गया, ठीक है। आज जैसे आरबीआई की आज मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो वहां से क्या पॉजिटिव आया क्या निगेटिव आया, उसके बेस पे भी स्टॉक मार्केट गिरता है। वो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, वो ओवरऑल मार्केट को डैमेज करता है, ठीक है। तो उसको सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क या मार्केट रिस्क पूरे मार्केट को डैमेज करता है। अनसिस्टमेटिक केवल एक स्टॉक को डैमेज करेगा, ठीक है। तो यूजिंग सिंगल स्टॉक फ्यूचर टू मैनेज रिस्क ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन स्पॉट मार्केट। सिंगल स्टॉक फ्यूचर से आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं अगेंस्ट द टोटल रिस्क इन इक्विटी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट कुछ समय के लिए गिर सकता है, आपका पोर्टफोलियो आप सेल नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप इंडेक्स फ्यूचर को सेल कर देंगे। लेकिन किस रेशो में करना है, उसको कैसे देखते हैं? तो सिस्टमेटिक रिस्क को अपन बीटा से भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल स्टॉक फ्यूचर इनेबल द इन्वेस्टर टू हैज द स्पेसिफिक रिस्क। स्पेसिफिक मीन मार्केट रिस्क ऑफ स्टॉक इंडेक्स, ठीक है। To mitigate the systematic risk of stock portfolio, we get to management of systematic risk with index future। तो पहले अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बीटा क्या है। तो बीटा मेजर करता है कि सिस्टमेटिक रिस्क कितना है आपकी सिक्योरिटी। अगर मार्केट 1% डाउन हो रहा है तो आपका स्टॉक कितने परसेंट डाउन होता है, ठीक है। और आपका स्टॉक, अगर इंडेक्स 1% डाउन हो रहा है, आपका स्टॉक 1% डाउन हो रहा है, इंडेक्स 1% अप हो रहा है, आपका जो स्टॉक है 1% से कम इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मेजर करते हैं बीटा से। जैसे किसी स्टॉक का बीटा 2 है, इसका क्या मतलब है कि इंडेक्स में मूवमेंट 10% आएगा तो स्टॉक में मूवमेंट 20% भी आ सकता है, ठीक है। स्टॉक जिसका बीटा 1 से ज्यादा हो, हैविंग बीटा मोर देन 1, कॉल एग्रेसिव स्टॉक। स्टॉक विच है बीटा मोर देन 1 कॉल्ड एग्रेसिव स्टॉक। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आएगा यहां से क्वेश्चन। स्टॉक दैट्स हैविंग बीटा लेस देन 1 कॉल्ड कंजर्वेटिव स्टॉक, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो अपन बीटा को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे हमारे पास 4 स्टॉक का पोर्टफोलियो है जिसका बीटा है 0.5, 1.1, 1.3 एंड 0.9, और जिसका वेटेज है हमारे पोर्टफोलियो में 35, 15, 20 एंड 30। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना हुआ? 0.87, ठीक है। ये कैलकुलेशन याद रखिएगा, बहुत इजी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का बीटा 0.87, ठीक है। तो अपने को क्या क्या करना होगा इसमें, आगे देखते हैं,
ठीक है, ये 0.87 याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला ऐसा है, देख लीजिए, वेटेज इंटू बीटा, वेट ऑफ स्टॉक 2 इंटू बीटा 2। ठीक है, जो ये कैलकुलेशन है उसका ये जस्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ये भी आता है कई बार। जैसे एचडीएफसी बैंक का यहाँ एग्जांपल दिया है कि इन्वेस्टर को ने होल्ड किया है 550 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक। उनको लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी गिर सकती है या मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आएगा जिससे एचडीएफसी बैंक गिर सकता है। तो उन्होंने अपनी पोजीशन हेज करने के लिए फ्यूचर, एचडीएफसी बैंक का जो फ्यूचर है उसको शॉर्ट कर दिया। तो दोनों का बीटा तो 1 ही है, एचडीएफसी बैंक का, तो 1:1 में हेज हो गई पोजीशन। लेकिन मार्केट में क्या होता है, मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो पहले अपने को पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ओवरऑल पोर्टफोलियो का, और कई जगह पोर्टफोलियो का जो बीटा है या आपके स्टॉक का बीटा कितना है, वो आप जो ब्रोकरिंग फर्म यूज करते हो, ब्रोकर यानी कि सब ब्रोकर या ब्रोकर यूज करते हैं, वहां पे आपको दिखाएगा कि उसका बीटा कितना है स्टॉक का। उसके अकॉर्डिंग भी आप हेजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पोर्टफोलियो रिस्क, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां से आपका हेजिंग पोर्टफोलियो रिस्क निकल आएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा, फ्यूचर इंडेक्स लेवल इनटू कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहां इस फॉर्मूले को यूज करके आप ये निकाल सकते हैं कि आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी इंडेक्स के, जिससे आप अपनी पोर्टफोलियो को हेज कर सको। ठीक है, हेज अगेंस्ट द सिस्टमेटिक रिस्क मेनली डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ पोर्टफोलियो विद द इंडेक्स, जिसको अपन मेजर करते हैं बीटा से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहां तक, एनी डाउट्स? आई होप जितना सिंपल मैं बता सकता हूं उतना मैंने बताया है, लेकिन जो फॉर्मूले आपको याद करना है वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे ये फॉर्मूला है, अगर एक दो आप इसके एग्जाम्पल से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप कि ये भी आपसे बन जाएगा। एनी डाउट? ओके, नो डाउट, गुड। लॉन्ग हेज कैसे करते हैं? ठीक है, मुझे आज से 3 महीने बाद अच्छा फंड मिलने वाला है। ठीक है, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा सिक्योरिटीज मार्केट में। लेकिन मैंने अभी कोई कंपनी डिसाइड नहीं की है किसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन ये तय है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तब तक मैं क्या करूंगा, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, पैसे मिले भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग लॉन्ग चले जाऊंगा इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स को मैं लॉन्ग कर जाऊंगा, कर दूंगा। ठीक है, तो 2 महीने बाद जब मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैंने लॉन्ग किया था, तो और मुझे ये भी लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर चल जाएगा 2-3 महीने में, तो मैंने इंडेक्स को लॉन्ग करके रखा था। और जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, और मार्केट 3 महीने बाद ये दिखता है कि मार्केट ऊपर चला भी गया, तो मुझे इंडेक्स में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हुआ उसको मैं अनवाइंड करके कैश मार्केट में जो मेरे पसंद के स्टॉक्स हैं उनको मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो लॉन्ग हेज को ऐसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मेरे पास आज पैसे आने वाले 2 महीने बाद, और मार्केट बहुत बुलिश है, 2 महीने तक अगर मैं वेट करूंगा तो हो सकता है कि ये स्टॉक मुझे कॉस्टली भी मिले, तो मैंने इंडेक्स को लॉन्ग कर दिया 2 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अगर मार्केट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में गया तो मुझे प्रॉफिट भी होगा, और 2 मंथ बाद मैं इंडेक्स के जो मैंने लॉन्ग पोजीशन ली थी उसको मैं स्क्वायर ऑफ करके कैश में मैं स्टॉक को बाय कर लूंगा। ठीक है, सेकंड होता है शॉर्ट हेज। मुझे, मेरे पास पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं नियर फ्यूचर में उसको सेल करना चाहता हूं, यानी 2 महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत होगी, अभी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में मुझे उसको सेल कर दूंगा।
ठीक है, और फ्यूचर में उसको सेल कर दूं, और मुझे ये भी लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो मैं फ्यूचर में उस स्टॉक को सेल कर दूंगा। और 2 महीने बाद अगर मार्केट सही में गिरता है, तो इंडेक्स में मुझे जो शॉर्ट किया मैंने इंडेक्स फ्यूचर को, वहां से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और जो पोर्टफोलियो जो मेरा थोड़ा बहुत गिरा, उसका जो लॉस है वो इंडेक्स फ्यूचर के प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाएगा। तो ये होता है शॉर्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल है। शॉर्ट हेज मीन्स मैं आज मेरे पास पोर्टफोलियो है 20 लाख रुपए का, उसको मैं 2 महीने बाद सेल करना चाहता हूँ। अभी मैं नहीं सेल करना चाहता, मुझे 2 महीने बाद जरूरत। तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर को सेल कर दूं। और मुझे लग भी रहा है कि मार्केट गिरेगा, आने वाले 1-2 महीने में अच्छा खासा गिरेगा। ठीक है, तो जो मेरा कंपनसेशन है कैसे होगा, अगर मार्केट 2 महीने बाद गिर जाता है तो क्या होगा, इंडेक्स फ्यूचर में जो मैंने शॉर्ट किया उसके प्रॉफिट से पोर्टफोलियो में जो लॉस होगा उसको मैं कंपनसेट कर दूंगा। ठीक है, ये होता है। क्रॉस हेज क्या होता है, व्हेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असेट नॉट अवेलेबल। जैसे मैं कोई चाह रहा हूं कि ऐसा कोई असेट जिसको मैं सेल करना चाहता हूं लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे क्लोजली रिलेटेड जो अंडरलाइंग है उसको मैं सेल बाय या सेल कर दूंगा। ठीक है, या उसको यूज कर लूंगा फॉर हेजिंग पर्पस। ठीक है, इससे कहते हैं क्रॉस हेज, यहां से क्वेश्चन आता है क्रॉस हेज से। ठीक है, जैसे जेट फ्यूल अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन क्रूड ऑयल हीटिंग ऑयल ये सब अवेलेबल है, तो मैं जेट फ्यूल को हेजिंग पर्पस में यूज करने के लिए मैं क्रूड ऑयल को यूज कर सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ क्या होता है, हेजिंग में जिस मंथ को मैंने यूज किया है अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए वो मेरा हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ होगा। तो मुझे ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ मैं अपनी पोजीशन को अनवाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मैं 2 महीने बाद उसको सेल करना चाहता हूं अपने पोर्टफोलियो को, तो 2 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मेरा हेज कॉन्ट्रैक्ट होगा। या 2 महीने बाद मैं कुछ नई बाइंग करना चाहता हूँ, नया खरीदना कुछ चाहता हूँ, तो 2 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मंथ होगा। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक। जी। यस यस सर। ओके, तो अपन यहां तक आज के लिए क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एनी डाउट, क्योंकि अगर आप